नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे जाते हों, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस वीडियो में हम उन अनुच्छेदों को अच्छी प्रकार से समझेंगे जहां से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और अंत में संभावित प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश के दो नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि अगर नए राज्यों को बनाना है या फिर वर्तमान में जो राज्य हैं उनके अक्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना है, नामों में बदलाव करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया जाएगा, यानी कि वर्तमान राज्यों का निर्माण करना है या फिर नए राज्यों का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना है, तो वो संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या फिर उनका अल्पीकरण करती है, अर्थात कम करती है मूल अधिकारों को, तो उस विधि को वहां तक, जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वहां तक उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा, उस विधि को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। यानी कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान है, ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। आइए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि नौकरियों में सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर हैं, ये बताया गया है अनुच्छेद 16 में। लेकिन इसी अनुच्छेद में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में ही किया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि स्पर्श ना करना, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि बोलने का अधिकार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। और इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इस अनुच्छेद का नाम है। और इसी अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार छिपा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार या फिर निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखित है। सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 21 की सेंस में जीवन का अधिकार और निजता का अधिकार शामिल है। आगे है अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अच्छा, जिस भी अनुच्छेद के साथ कैपिटल ABC मिले, अर्थात कैपिटल अल्फ़ाबेट मिले, तो समझ जाना वो अनुच्छेद संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 21A यानी कि इसे भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। और इसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। याद रखें, इस अनुच्छेद को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं या फिर नहीं मानना चाहते, ये आपका अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप उसमें लिखी गई बातों के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 30
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? जिनकी संख्या कम है उन्हीं को अल्पसंख्यक बोला जाता है। और भारत में हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म हैं उनको अल्पसंख्यक माना गया है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो ये अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रीट सहित उपचार। अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो अनुच्छेद 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में जो DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं उनमें किया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक मूल अंतर यही है कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात जिस भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन जो DPSPs हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर DPSP का उल्लंघन होता है तो उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था करता है, यानी कि राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर राज्य से तात्पर्य देश से है। राज्य ये व्यवस्था करेगा कि हर गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश। अनुच्छेद 44 में ही समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्तमान में क्या है, सभी धर्मों में विवाह, तलाक या फिर गोद लेने से संबंधित कानून अलग अलग हैं, लगभग सभी धर्मों में। लेकिन जहाँ पर भी समान नागरिक संहिता अप्लाई की जाती है वहाँ पर इन सब से संबंधित, यानी कि शादी है या फिर तलाक या फिर गोद लेने से संबंधित जो नियम हैं वो सभी के सभी समान होंगे सभी धर्मों के लिए। ये है समान नागरिक संहिता और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश, ये अनुच्छेद 45 में उल्लेखित है। आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश, यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51A, यानी कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है क्योंकि इसके साथ कैपिटल A आ गया। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है और इनका उल्लेख भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मिलता है। आगे है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये। इसमें बताया गया है कि धनादेशों के क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास इस अनुच्छेद के तहत? क्षमा करने की शक्ति, लघुकरण, परिहार, विराम और परिविलंबन करने की शक्ति। क्षमा का मतलब होता है दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देना। लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो बदलकर आजीवन कारावास कर देना, उसको बोलेंगे लघुकरण। परिहार का मतलब होता है दंड की अवधि को कम करना, जैसे कि 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष में बदल देना, इसको हम बोलेंगे परिहार। विराम का मतलब है विशेष परिस्थितियों में मूल सज़ा के प्रावधान को बदलना, जैसे कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसकी सज़ा को माफ़ कर देना या फिर उसकी सज़ा को कम कर देना, इसको बोला जाएगा विराम। परिविलंबन का मतलब होता है
किसी सज़ा पर रोक लगाना, जैसे कि मृत्युदंड पर रोक लगा दी जाती है तो उसको हम बोलेंगे परिविलंबन। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 75 में। तो याद रखें, प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में ही बोला गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये भी। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। अनुच्छेद 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है और इसका मतलब बजट ही होता है। देखिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। यानी कि जब संसद का कोई सत्र ना हो, संसद के 3 सत्र होते हैं ना, शीतकालीन, बजट सत्र और ग्रीष्मकालीन। अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, एक प्रकार से संसद बंद पड़ी है, संसद अपना काम नहीं कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर उस परिस्थिति में कोई कानून बनाना पड़ जाए तो वो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, एक अध्यादेश जारी करके। और उस कानून की शक्ति उतनी ही होगी जितनी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। तो याद रखें, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधि से संबंधित या फिर कानून से संबंधित कोई सलाह ले लेनी चाहिए उच्चतम न्यायालय से, तो वो ले सकते हैं अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 161, दंडादेशों में क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में एक मेन अंतर यही है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। आप ये अंतर ज़रूर याद रखें। अनुच्छेद 163, इसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। कई राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल विधानसभा है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद को बनाना है या फिर बनी हुई विधान परिषद को समाप्त करना है, अर्थात उसका विघटन करना है, तो अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। आप सभी जानते हैं, जब कोई विधेयक विधानमंडल में पारित हो जाता है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल कौन कौन से एक्शन ले सकता है उस विधेयक पर, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 213 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और उस समय अगर कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके वो कानून बनाएगा और उस कानून की शक्ति विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होगी। अगला है अनुच्छेद 226, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। आप इन दोनों अनुच्छेदों को ऐसे याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 ए।
कैपिटल ए आ गया, यानी कि इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1991 में अनुच्छेद 239 ए को जोड़ा गया है और इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसी में यह बोला गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये भी। इसमें बताया गया है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। इसको ध्यान से समझना। आप सभी जानते हैं हमारे देश के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां दे रखी हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है अर्थात संसद को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार ने। लेकिन अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बना सकती है संसद। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 249 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 262। इसमें बताया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। आप सभी जानते हैं नदियों से संबंधित वाद विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसलिए हमने ये अनुच्छेद लिया है। अनुच्छेद 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्यों की गई है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। तो याद रखें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 280, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। आइए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 300A यानी कि कैपिटल A आ गया और इसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार होता था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप ज़रूर याद रखें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 311 है राज्य या संघ के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या फिर पदावनत करना। यानी कि जो संघ और राज्य के सिविल सेवक हैं अगर उनको पद से हटाना है या फिर उनकी रैंक में कमी करनी है तो वो अनुच्छेद 311 के तहत किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। जो IAS, IPS या फिर IFS सेवाएं हैं ये सभी की सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और इनका गठन अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। और इनके लिए भर्ती कौन करवाता है या फिर इनकी परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? यूपीएससी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 है जो ये संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था करता है। यानी कि जो यूपीएससी है या फिर स्टेट PCS है उनके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। आगे है अनुच्छेद 324, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी कि निर्वाचन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 323 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। SC और ST को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत और ये आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है। यानी कि अगर कहीं पे SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर इनकी सीट भी ज़्यादा होगी। ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। और अनुच्छेद 338A यानी कि इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2003 में अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया है जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 340 इसमें पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। यानी कि पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग अनुच्छेद 340 में बताया गया है। आप इन तीनों अनुच्छेदों को इकट्ठा याद रखना।
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 350 इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएगी, यानी कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं हैं वो मातृभाषा में दी जाएगी अनुच्छेद 350 के तहत। अनुच्छेद 352 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया है, वर्ष 1962 में, वर्ष 1971 में और वर्ष 1975 में। अगला है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप अपनी गतिविधियां नहीं संचालित कर पा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आगे है अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब किसी देश के पास पैसा बहुत ही कम रह जाता है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब इन 3 अनुच्छेदों को भी इकट्ठा याद रखना। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना है अर्थात संविधान में कुछ बदलाव करना है तो संसद द्वारा किया जाएगा। और इसको किस प्रकार से किया जा सकता है अर्थात संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन कौन सी है उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 368 में किया गया है। वैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे है अनुच्छेद 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है भी। इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी कानून या फिर किसी विधि को लेकर एकमत नहीं है अर्थात सहमत नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब आइए यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15। याद रखें, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अर्थात मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और इस अनुच्छेद का नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। याद रखें, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। और इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इसमें बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार उल्लेखित है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार उल्लेखित है। वैसे इस अनुच्छेद का नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद की सेंस में जीवन का अधिकार और निजता का अधिकार उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत या फिर छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश देता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है और ये अनुच्छेद 40 है जो DPSPs अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72 में। याद रखें, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 339 AA और इसको 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि दिल्ली को NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 123। याद रखें, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 330 में। याद रखें, लोकसभा में SC ST को जो आरक्षण दिया गया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 330 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। याद रखें, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 300A और इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 में जोड़ा गया था। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था लेकिन वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 338A। याद रखें, अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है ताकि राज्य और केंद्र में समन्वय स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 249 में यह बताया गया है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर कानून बना सकती है संसद। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 108। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का सही जवाब जरूर दें और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।